नमस्कार, मैं मनीषा भिमटे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं राष्ट्रीय आय का, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके अलावा आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। किसी भी व्यक्ति की आय जितनी अधिक होती है, हम ये मानते हैं कि उनका जीवन स्तर उतना ही अधिक होता है। जब हम कल्याण की माप की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति का जो कल्याण है हम उसकी आय के रूप में मापते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी वो अपनी उतनी ही अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। आय जितनी अधिक होगी उसका जीवन स्तर भी उतना ही अच्छा होगा। उसी प्रकार से राष्ट्रीय आय भी जितनी अधिक होती है, ये माना जाता है कि उस राष्ट्र का उतना ही अधिक विकास हो रहा है और कल्याण हो रहा है। तो हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय आय हम किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश के एक वर्ष के दौरान जितनी भी हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं उसके मौद्रिक मूल्य का योग होता है। अंतिम वस्तुएं और सेवाएं कहने का अर्थ है कि वे वस्तुएं और सेवाएं जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं तक पहुंचती है उसे हम अंतिम वस्तुएं और सेवाएं कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय में 3 बातें महत्वपूर्ण है जो हमने देखी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी एक राष्ट्र की हम आय की गणना करते हैं। एक वर्ष के अंदर ये गणना की जाती है और उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है जो अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। AC पिगु ने कहा है कि राष्ट्रीय आय किसी वस्तुगत आय का वह हिस्सा होता है जिसे हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। कहने का अर्थ है कि हमारे देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन करते हैं जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं, उसे प्लस हम विदेशों से जो हमें इनकम मिलती है उसे भी हम अपने राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। देखिए, किसी वस्तु या सेवा के मौद्रिक मूल्य कहने का अर्थ होता है कि हर एक प्रकार की वस्तु और सेवा का हम मौद्रिक मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे यदि एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है तो उसके बदले में उसे वेतन मिलता है, लेकिन वही शिक्षक यदि घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके बदले उन्हें कोई भी वेतन नहीं मिलता है। तो इसके मौद्रिक मूल्य को हम नहीं माप सकते हैं। इसके अलावा किसान यदि अपनी फसल को बाजार में बेचता है तो उस मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, किंतु यदि किसान अनाज के कुछ हिस्से को अपने प्रयोग के लिए रख लेता है तो उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर पाते हैं। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होती है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था। देखिए, बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जो ना तो आयात करती है ना ही निर्यात करती है। कहने का मतलब बंद अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है जो ना तो किसी देश से कुछ मंगवाती है ना ही वो किसी देश को कुछ भेजती है। आत्मनिर्भर रूप से वो उन वस्तुओं का उत्पादन अपने ही देश में कर लेती है। बंद अर्थव्यवस्था मतलब ये कि जिसमें ना तो आयात होगा न निर्यात होगा, उसका दूसरे देशों के साथ कोई भी लेन देन नहीं होता है। इसका उदाहरण आप लोग देखिएगा। इसके अलावा होती है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था कहने का मतलब होता है वह अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करती है, अर्थात दूसरे देशों के साथ लेन देन का कार्य करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे आयात और निर्यात दोनों ही किए जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह कहने का मतलब होता है किसी भी देश में जो मुद्रा होती है, जो वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, वो एक जगह पे स्थिर नहीं होती है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाती रहती है, अर्थात उसका स्थानांतरण होता रहता है। आय का चक्रीय प्रवाह कहने का मतलब है कि ये विभिन्न वस्तुएं और जो सेवाएं हैं वो चक्र के रूप में अर्थव्यवस्था में घूमती रहती है, जिसे हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। चाहे वो वस्तु हो या फिर सेवाएं हो या फिर मुद्रा हो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है। सबसे पहले हम देखते हैं 2 क्षेत्रीय मॉडल और 3 क्षेत्रीय मॉडल।
2 क्षेत्रीय मॉडल और जो 3 क्षेत्रीय मॉडल है उसे हम बंद अर्थव्यवस्था मानते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हम 2 अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें शामिल है घरेलू क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र जो है, इनमें अलग अलग वस्तुओं, सेवाओं और मुद्रा का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे हम व्यवसाय क्षेत्र की बात करें तो व्यवसाय क्षेत्र से हमें उत्पादन मिलता है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं जो हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम जब व्यवसायिक क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां हम अलग अलग तरह से कार्य करते हैं, जैसे श्रमिक कार्य करते हैं, जो प्रबंधक होते हैं वे कार्य करते हैं, अलग अलग कर्मचारी कार्य करते हैं, जिससे व्यवसायिक क्षेत्र से हमें वेतन की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से अगर हम घरेलू क्षेत्र की बात करें तो घरेलू क्षेत्र से हमें कर्मचारी मिलते हैं और अलग अलग जो श्रमिक होते हैं ये सभी वहीं से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा निवेश, क्योंकि घरेलू क्षेत्र के द्वारा ही इन व्यावसायिक क्षेत्र में जो वस्तुएं उत्पादित होती है उसे खरीदा जाता है, इसलिए जो मुद्रा होती है वो घरेलू क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र की ओर जाती है। तो यहाँ हमने 2 क्षेत्र को देखा जिसमें घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्र शामिल है। इसके बाद है 3 क्षेत्रीय मॉडल। इसमें घरेलू क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र के साथ साथ जुड़ जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस जो होता है उसके लिए सब्सिडीज देती है, अलग अलग प्रकार के अनुदान देती है। इसके अलावा बिजनेस सेक्टर्स पे अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाती है, जो टैक्स जो है बिजनेस सेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। उसी प्रकार से जो सरकार है वो जनता को, यानी कि घरेलू क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज देते हैं, अलग अलग प्रकार के जो सड़क है, परिवहन की सुविधा, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और घरेलू क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के कर जैसे कि जीएसटी, आयकर, ये सभी वसूल करती है। इस प्रकार से ये जो मॉडल है वो 3 क्षेत्रीय मॉडल है, जिसमें बिजनेस, घरेलू क्षेत्र और जो सरकार है वो तीनों जुड़े होते हैं। ये एक बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 4 सेक्टर मॉडल। 4 क्षेत्रीय जो मॉडल है इसमें चौथा जो क्षेत्र है वो जुड़ जाता है विदेशी क्षेत्र, जिसमें हम शामिल करते हैं आयात को और निर्यात को। गवर्नमेंट हो, घरेलू क्षेत्र हो या फिर व्यावसायिक क्षेत्र हो, यहाँ पर हम आयात और निर्यात करते हैं, विभिन्न देशों से लेन देन का कार्य करते हैं। तो इसमें 4 क्षेत्रीय मॉडल में हम ना सिर्फ घरेलू क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र और गवर्नमेंट को लेते हैं, बल्कि एक चौथा क्षेत्र लेते हैं विदेशी व्यापार को। इसलिए इसे हम खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण मानते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की जो प्रमुख धारणाएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख धारणा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू कहने का मतलब है कि हमारे देश की सीमा के भीतर एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती है उसके मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हमने अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा है। सबसे पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है सेवा क्षेत्र, या जिसे हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र है उसमें हम कृषि, खनन, पशुपालन आदि को सम्मिलित करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र को शामिल करते हैं और तृतीय क्षेत्र में हम सेवा क्षेत्र को शामिल करते हैं। सेवा कहने का मतलब है जिसमें संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, ये सभी सेवाओं में शामिल है। इन सभी तीनों क्षेत्रों से जो हमें उत्पादन और सेवाएं प्राप्त होती है एक वर्ष के भीतर, और याद रखिए क्योंकि ये घरेलू उत्पादन है इसलिए यहाँ पे किसी एक देश की सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिए, शुद्ध कहने का मतलब है कि जब हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हम कहते हैं इसे शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध कहने का मतलब है कि इसमें से हम जो मूल्यह्रास है, कहने का मतलब कि जब हम मशीनों का प्रयोग करते हैं या उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो पूंजी में ह्रास होता है,
ये जो हमारे पास मशीनें हैं उसमें घिसावट आती है, टूट फूट आती है, मरम्मत करनी पड़ती है, ये सभी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो जब हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में शामिल होता है जीडीपी, जो घरेलू उत्पाद है वो, प्लस विदेशों से मिलने वाली इनकम। देखिए, हम घरेलू उत्पाद की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि हमारे देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें हम देखते हैं कि ना सिर्फ हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, बल्कि हम विदेशों से कितनी इनकम कमा पा रहे हैं उसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शुद्ध विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिस प्रकार से हमने शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाला था वैसे ही हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं। इसमें हम जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए, फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर जीडीपी कहने का मतलब होता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं गया होता है उससे पहले उसकी कीमत क्या होती है एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमें अलग अलग साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ठीक है, और एक संगठन होता है, तो सभी को उनका पारिश्रमिक मिलता है। तो मार्केट में जाने के पहले वो जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो कीमत होती है उसे हम कहते हैं एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब है प्रोडक्ट जब मार्केट में नहीं गया है उससे पहले जो भी उसका कीमत होता है वो एट फैक्टर कॉस्ट होता है। लेकिन जब हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब होता है कि अब इसमें मार्केट में जब वो पहुंचा, तो जब कोई वस्तु मार्केट में पहुंचती है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जैसे अभी लगा हुआ है जीएसटी। तो जब उसमें टैक्स लग जाता है तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखिए, जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में देखिए इसमें जुड़ा होता है अनुदान, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोडक्शन करने के लिए अनुदान देती है, सब्सिडीज देती है, और इसमें क्योंकि टैक्स नहीं जुड़ा होता है इसलिए इसमें टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। लेकिन जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो मार्केट प्राइस में सब्सिडीज को माइनस कर दिया जाता है और टैक्स को प्लस कर दिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब होता है कि किसी देश में किसी एक वर्ष के दौरान जितनी भी राष्ट्रीय आय होती है उस राष्ट्रीय आय में जब हम जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। अर्थात प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। तो राष्ट्रीय आय कहने का मतलब यदि हम 2024 ले रहे हैं तो 2024 की राष्ट्रीय आय बटे 2024 की जो जनसंख्या है वो, इससे हमें प्राप्त होगा प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा होता है डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय। कहने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की वह आय जिसका वो वास्तव में प्रयोग करता है उसे हम प्रयोज्य आय कहते हैं। वास्तव में प्रयोग कहने का मतलब, मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो 10,000 है, लेकिन उसमें से 2,000 रुपए मैं टैक्स देती हूँ तो मेरे पास बचे 8,000 रुपए। अर्थात डिस्पोजेबल जो मेरी इनकम है, प्रयोज्य मेरी आय है, वो है 8,000 रुपए। तो इसका जो सूत्र है या फॉर्मूला है, देखिए, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस टैक्स। इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न कौन कौन सी धारणाएं हैं, जीडीपी, जीएनपी, एमएनपी। इसके अलावा हमने पढ़ा पर कैपिटा इनकम क्या होती है, और इसके अलावा हमने देखा कि राष्ट्रीय आय किस कहते हैं और जो राष्ट्रीय आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है। आय का जो चक्रीय प्रवाह है 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय मॉडल में किस प्रकार से होता है, इसका हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं।